एसटीएम के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ कापरेन से पधारे कवि लोकेश आज़ाद जी हैं। लोकेश आज़ाद जी से इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे, साथ ही इनकी काव्य यात्रा इन्होंने कब से प्रारंभ की और इसके प्रेरणा किससे मिली इनको, ये इनसे जानेंगे। आइए बात करते हैं लोकेश आज़ाद जी से। लोकेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोकेश जी, आप अपने जीवन परिचय, शिक्षा कहाँ से हुई, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं एक छोटे से गांव से आता हूं। गांव का नाम है अडाना, जो कि रेलवे स्टेशन कापरेन के पास में पड़ता है। और जब मैं बचपन में छोटा था तो मुझे एक लंबी बीमारी के कारण जो इंजेक्शन लगा तो पोलियो हो गया, और पोलियो के कारण मैं एक पैर से विकलांग हो गया। तब जो मेरी पढ़ाई, जो शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए थी, वो पढ़ाई सामान्य बच्चों के साथ नहीं हो पाई। लंबा समय हो गया, तकरीबन 9-10 साल के बाद मेरी पढ़ाई शुरू हुई, जो कि हम कापरेन जो रेलवे स्टेशन है उसके पास ही हमने मकान ले लिया था एक, वहाँ रहने लग गए थे। तो रेलवे स्टेशन कापरेन पे मेरी पढ़ाई शुरू हुई और वहाँ से मैंने 8वीं की। 8वीं से बाद 9वीं 10वीं कापरेन की। फिर दोबारा मुझे कोई गंभीर बीमारी हो गई, उसके बाद फिर मेरी पढ़ाई छूट गई 4 साल तक। उसके बाद पढ़ाई दोबारा स्टार्ट हुई और तब से लगातार जो पढ़ाई मेरी चलती रही, और मैंने 12वीं BA, B.Ed, MA और इसी के साथ UGC नेट हिंदी साहित्य से पास किया है। और 2016 में मुझे जो भर्ती निकली, जो 2nd ग्रेड हिंदी से मैं शिक्षक के पद पर काबिज हूँ, तब 2018 में मुझे ज्वाइनिंग मिल चुकी है और अभी वर्तमान में बूंदी ज़िले में ही मेरी पोस्टिंग है। साहित्य यात्रा की बात अगर करें आप, तो साहित्य यात्रा मेरी 2003 के आसपास पहली बार मैंने एक ऐसे ही शब्दों को जोड़ के कविता लिखने का प्रयास किया, क्योंकि मेरे परिवार में मेरे दो बड़े भाई हैं। दोनों बड़े भाई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, माता पिता अनपढ़ हैं। और प्रेरणा जो कह सकते हैं रचनाओं की, कविताओं की, तो प्रेरणा मुझे स्वयं अपने आप से मैं मान सकता हूँ, क्योंकि मुझे जो स्कूलों में कार्यक्रम होते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उनमें सबसे ज़्यादा हिस्सा लेने का शौक़ था। कक्षा 3 से मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेता रहा हूँ। और मेरा पहला गाना कक्षा 3 में जब मैं पढ़ता था, तो मेरे देश की धरती मैंने सुनाया था अपने टीचरों को। और तब से ही फिर मेरा भी मन किया कि मैं भी कुछ लिखूं, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लिखता गया। बाद में लगातार अभी वर्तमान समय में थोड़ा थोड़ा लिखता आ रहा हूँ। जी लोकेश जी, आप शिक्षक हैं और किस परेशानी से आप ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और एक अच्छे ओहदे पर आप आए शिक्षक के रूप में। ये शिक्षक जो अध्यापन कार्य होता है, ये बड़ी व्यस्तता का कार्यक्रम होता है। किस तरह आप अपनी इस काव्य यात्रा को शुरू करते हैं, किस तरह मतलब इसको लगातार जारी रख रहे हैं? जी बिल्कुल, शिक्षक की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, और शिक्षक समाज का आईना होता है। अगर आपने अपना आईना बच्चों को दिखाया, आप किस तरह का व्यवहार करते हो बच्चों के साथ, वही बच्चे सीखते हैं। और जिम्मेदारी की बात करें तो मैं तो 2 ही जिम्मेदारी लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर मेरे विद्यालय है वहाँ पर मुझे प्रधानाध्यापक के पद पर भी मैं कार्यरत हूँ, तो प्रधानाध्यापक का कार्य भी निभाता हूँ, साथ ही बच्चों से जुड़ाव भी है। लेकिन इसी बीच जितना मैं बच्चों से जुड़ाव करता हूँ, उतना ही मुझे सीखने को मिलता है, और वही सीख, वही सोच मैं अपने साहित्य में जैसे भी मुझे समय मिलता है थोड़ा थोड़ा लिखने का, और लगातार मैं लिखता रहता हूँ। जी लोकेश आज़ाद जी, आपने जो अपना काव्य लेखन शुरू किया, इसमें किन किन रचनाकारों का आपके लेखन में प्रभाव पड़ा? जी, मुझे सबसे ज़्यादा जो पुरानी बात करें तो पुराने साहित्य में मैं कबीरदास जी, तुलसीदास जी, इनकी रचनाएं ज़्यादा पढ़ता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब कबीर के दोहे पढ़ता था, और तुलसीदास जी की रामचरितमानस तो हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में विख्यात है। उनकी चौपाइयाँ
रामचरितमानस के पूरे मतलब हमारे गांव में जब भी कोई पाठ चलता है आज भी ऐसा समय है कि लोग सबसे पहले मुझे याद करते हैं। कारण यही है कि मैं जब रामचरितमानस पढ़ता था तो वहाँ पे नवरात्रि में हम सब जानते हैं सब जगह ही रामायण का पाठ होता है। बिल्कुल जी। लोकेश जी, आपकी कोई रचना हो दर्शकों को सुनाए। जी, मैं सभी दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम लोकेश कुमार मीणा आज़ाद, ये आज़ाद नाम मेरे आदर्श चंद्रशेखर आज़ाद जी से मिला है, जो कि भारत के एक महान क्रांतिकारी रहे हैं। बहुत सारे बोलते हैं कि ये आज़ाद कौन है, आज़ाद कौन। भाई आज़ाद कोई नहीं, मैं खुद हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा मैं जो लिखता हूँ रचनाएँ वो देश प्रेमी, देशभक्ति पर और प्रेरणादायक जी। मैं लेकिन आज क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी तो मेरे आदर्श रहे हैं, लेकिन उनके ही साथ एक जो भगत सिंह जिनका नाम भी हर किसी की ज़ुबान पर है, उनके ऊपर मैंने उनकी पुण्यतिथि पर एक रचना लिखी थी जो मैं सभी दर्शकों को सुनाता हूँ कि ए भगत सिंह तुम जिंदा हो हर एक लहू के कतरे में। ले भारत माँ का नाम झूल गया वो पासी के कटघरे में। ए भगत सिंह तुम जिंदा हो हर एक लहू के कतरे में। ए भगत सिंह तुम जिंदा हो हर एक लहू के कतरे में। तुझको जान से प्यारा था इनकलाब तुम्हारा नारा था। हो जिंदाबाद तुम वीर पुत्र भारत माँ का सहारा था। आज़ादी के दीवानों को कोई क्या रख पाएगा पहरे में। ए भगत सिंह तुम जिंदा हो हर एक लहू के कतरे में। राजगुरु सुखदेव से मीत नाम से बने देश प्रेम के गीत। रंग बसंती चोला पहन हार कर भी वो गया है जीत। आओ मिल शीस नवाए, आओ मिल शीस नवाए। देश फिर खोया है अंधेरे में। ए भगत सिंह तुम जिंदा हो हर एक लहू के कतरे में। ए भगत सिंह तुम जिंदा हो हर एक लहू के कतरे में जी। लोकेश आज़ाद जी, आपने किन किन विधाओं में अपने गीत लिखे? जी, मैं विदाएं, गद्य और पद्य, मेरी जो यात्रा है वो रचनाएं, मतलब मैं दोहे भी लिखता हूँ और थोड़ा सा छंद वगैरह भी जो लिखने का प्रयास करता हूँ। और बाकी कहानी भी मुझे पसंद है और निबंध भी मैंने लिखे हैं। तो हर तरह से मैंने लिखने का प्रयास किया है और मेरी जो कलम है उसको परिष्कार रूप देने का काम अभी वर्तमान में हमारा एक साहित्यिक पटल पे मंच चलता है जिसका नाम है मानसरोवर साहित्य अकादमी। उस पर मैं बतौर नियंत्रक के रूप में कार्य करता हूँ और उस पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। उसी से मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है जी। लोकेश जी, जो आप बता रहे हो कि ये जो मानसरोवर साहित्यिक जो अकादमी जो आप बता रहे हैं जी, तो इसका काम क्या है साहित्यकारों के लिए? इसका काम सर यह है कि उसमें नए नए रोज़ आयोजन करवाए जाते हैं, प्रतियोगिताएं लेखन से जुड़ी हुई। साथ ही नए जो रचनाकार आते हैं उनको अवसर नहीं मिल पाते बहुत सी जगह, तो उन्हें लाइव कार्यक्रम के जरिए अवसर दिए जाते हैं। काव्य गोष्ठी के, काव्य पाठ के, एकल काव्य हैं या सामूहिक काव्य गोष्ठी है, सभी में उन्हें अवसर दिए जाते हैं और उनको हौसला अफजाई करने के लिए फिर प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं। बहुत बढ़िया जी। लोकेश जी, बहुत अच्छा काम आप नए साहित्यकारों के लिए कर रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है आप लोगों की। लोकेश जी, जब आपने पहली बार काव्य गोष्ठी में भाग लिया होगा तो आपको कैसी अनुभूति मिली आपको? जी जी बिल्कुल, वो अनुभूति कह सकते हैं कि बहुत अद्भुत होती है जी। मन में एक झिझक भी पैदा होती है कि वास्तव में मैं अपना जो अनुभव या अपना जो एक्सपीरियंस यहाँ से अर्जित करूँगा तो वो कैसा होगा, किस तरह से अपने भाव व्यक्त करूँगा और लोगों का जो सुनने वाले हैं उनका कैसा प्रभाव पड़ेगा, उनके दिमाग में क्या चीज़ें आएंगी,
और पहली बार इतना असमंजस में रहता है इंसान, जब वहाँ से वापस लौटता है तो उसे बहुत खुशियाँ होती है। वही मुझे बहुत खुशी हुई जी। लोकेश जी, आप अपनी रचनाएं एकत्र कर रहे हो, पांडुलिपि आपने तैयार की जी। साहित्य अकादमी में पुस्तक प्रकाशन के लिए क्या जी है सर? बिल्कुल। वर्तमान में साझा संग्रह तो मैंने कम से कम 8 से 10 साझा संग्रह मेरे छप चुके हैं, लेकिन अभी व्यक्तिगत जो पुस्तक है वो अभी तक नहीं छपी है। लेकिन मैं आज मंच के जरिए, ये आपका जो पटल है, लाइव कार्यक्रम जो चल रहा है इस टीवी के जरिए, तो इस साक्षात्कार में मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी रचनाएं तैयार हो चुकी है और पुस्तक की भी तैयारी हो चुकी है। और मेरी पहली जो पुस्तक आएगी वो पूरी देशभक्ति रचनाओं पर आधारित आएगी। बस उसकी तैयारी चल रही है जी। लोकेश जी, और कोई रचना हो आपके? जी ज़रूर, बिल्कुल। अभी वर्तमान में समय ऐसा चल रहा है कि इंसान इतना बदल गया है कि आप सोच नहीं सकते कि वास्तव में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि इंसान ऐसा बदल जाएगा। उसके ऊपर मैंने लिखा था, एक रचना है शोहरत, कि किस कदर बिगड़े हैं रिश्ते हसरतों के जोर में, किस कदर बिगड़े हैं रिश्ते हसरतों के जोर में, किस कदर बदले हैं इंसान शोहरतों के दौर में, किस कदर बदले हैं इंसान शोहरतों के दौर में, कि है जन्म लेता अकेला इस धरा पर आदमी, फिर बदलता है भला क्यों दौलतों के दौर में, कि फिर बदलता है भला क्यों दौलतों के दौर में। क्योंकि आजकल दौलत देखते ही आदमी बदल जाता है। सब यहीं रह जाएंगे जो ज़िंदगी के आराम है, सब यहीं रह जाएंगे जो ज़िंदगी के आराम है, फिर भी जिंदा आदमी क्यों चाहतों के दौर में, फिर भी जिंदा आदमी क्यों चाहतों के दौर में, कि लोग नफ़रत की दीवारें क्यों बनाते हैं दिलों में। आजकल लोग आपस में नफ़रतें बनाते हैं उसके ऊपर कि लोग नफ़रत की दीवारें क्यों बनाते हैं दिलों में, और रहती इंसानियत तो जिंदा मोहब्बतों के दौर में, रहती इंसानियत तो जिंदा मोहब्बतों के दौर में, प्रेम और भ्रातृत्व की बोली को कैसे छोड़कर जी रहे हैं लोग सब क्यों नफ़रतों के दौर में। और जाति धर्म ने अपना आज प्रशासन फैला दिया। आजकल लोग जाति धर्म के नाम पर ज़्यादा लड़ाते हैं समाज को, कि जाति धर्म ने आज अपना प्रशासन फैला दिया, राम रहीम है आजकल सबकी जुबां के शोर में। अंतिम पंक्तियां हैं कि अब भला मेरे वतन को कौन बचाने आएगा। मतलब हम उम्मीद करें किससे करें, कि अब भला मेरे वतन को कौन बचाने आएगा, और वतन परस्ती मर चुकी अब सियासतों के दौर में, वतन परस्ती मर चुकी अब सियासतों के दौर में जी। लोकेश जी, आपने जो आपकी रचनाएं लिखी आपने जी, तो इसमें समाज को क्या संदेश आपने दिया? मैं हमेशा समाज को ये संदेश देता हूँ अपनी रचनाओं में कि आप आगे बढ़िए, कभी ज़िंदगी में रुकना नहीं चाहिए, और हमेशा मानव सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जिस भी तरह से आप, ज़रूरी नहीं कि आप आर्थिक सहयोग करें, आप उनको समझा कर, उनको अच्छा रास्ता दिखाकर भी मानव सेवा कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जब मेरा चयन 2018 में सेकंड ग्रेड में हुआ, उसके बाद से मैंने जो ये सोशल मीडिया है इसका सदुपयोग करने के लिए मोबाइल पे 2018 से RPSC टीचर नाम से एक ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप में बच्चों को मैं मार्गदर्शन देता हूं, जो मुझसे कुछ पूछते हैं, उन्हें कोई आवश्यकता पड़ती है किसी चीज़ की तो वो मैं ज़रूर बताऊँ, क्योंकि गाइडेंस देने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को मार्गदर्शन करें, किसी को सही रास्ता मिल रहा है। और आपको बता दूं कि इस अभी जो भर्तियाँ निकली है 2-3 भर्तियाँ, इसमें कम से कम 15 से 20 जने जिनका सिलेक्शन हो रहा है, उन्होंने बहुत सारों ने ये कहा कि सर आपका ये मार्गदर्शन से मैं बहुत कुछ लाभ मिला है जी। लोकेश जी, ये जो पुनीत कार्य कर रहे हैं आज के युवाओं के लिए, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हाड़ौती में जो रचनाकार है, साहित्यकार जी, उन साहित्यकारों का आपके लेखन में क्या प्रभाव देखने को मिला? जी, हाड़ौती में मैं नाम ही सुनता था पहले बहुत सारे लोगों के, जैसे मुकुटमणि राज जी है, रामनारायण मीणा जी है, हमारे क्षेत्र के एक प्रसिद्ध जो है साहित्यकार देवकी दर्पण जी। तो इन सब के मैंने नाम ही सुने थे पहले, कभी मिला नहीं था, लेकिन सौभाग्य से मुझे देवकी दर्पण जी मिले। देवकी दर्पण जी के सहयोग से ही आज मैं आपके यहाँ मंच इस पर कार्यक्रम में आ सका हूँ, और उनका आशीर्वाद है कि मैं, और लगातार मैं हाड़ौती में सुनना नई नई कवियों को, पुराने कवियों को, बहुत सारे कवियों को मैंने सुना है, बहुत अच्छा लिखते हैं। और हमारी मैं कह सकता हूँ कि हमारे राजस्थान में हाड़ौती भाषा में जितना साहित्य लिखा जाता है शायद ही कहीं कोई लिखा जाता हो जी।
लोकेश जी, जाते जाते एक रचना आप हमारे दर्शकों को और सुनाएं। जी बिल्कुल। आजकल क्या है, एक और मैंने जो रचना लिखी है कि मतलब लोग सिर्फ पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, तो उसी के ऊपर थोड़ा सा अलग तरीका का है। जी ज़रूर। कि धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, कर ले सबसे प्रीत रे बंदे, साथ तेरे क्या जाएगा, कर ले सबसे प्रीत रे बंदे, साथ तेरे क्या जाएगा। आया जिनके कारण जग में, यानी कि हम जिनके कारण, माता पिता के कारण आज जग में आए हैं, तो उनके कारण, कि आया जिनके कारण जग में, छोड़ न उनको दुख के मग में, रक्त की बूंद तेरी रग रग में, रक्त की बूंद तेरी रग रग में, मात पिता की सेवा कर ले, अंत में फिर पछताएगा, कर ले सबसे प्रीत रे बंदे, साथ तेरे क्या जाएगा, कर ले सबसे प्रीत रे बंदे, साथ तेरे क्या जाएगा। नफरत का बाजार लगाया मन, छल कपट का व्यापार चलाया, नफरत का बाजार लगाया, छल कपट का व्यापार चलाया, कभी न लेकिन प्यार कमाया, खाली हाथ आया है जग में, खाली हाथ चला जाएगा, कर ले सबसे प्रीत रे बंदे, साथ तेरे क्या जाएगा, कर ले सबसे प्रीत रे बंदे, साथ तेरे क्या जाएगा। झूठ फरेब की कहानी कब तक, बाकी रहेगी जवानी कब तक, झूठ फरेब की कहानी कब तक, बाकी रहेगी जवानी कब तक, सांस रही आनी जानी जब तक, सांस रहे आनी जानी जब तक, कुछ तो उर में सोच बना ले, बाद में आंसू बहाएगा, कर ले सबसे प्रीत रे बंदे, साथ तेरे क्या जाएगा, कर ले सबसे प्रीत रे बंदे, साथ तेरे क्या जाएगा। अंतिम पंक्तियां हैं कि ऊंचे महल बनाने वाले सुन ले, फूल कुशी के कुछ तो चुन ले, ऊंचे महल बनाने वाले सुन ले, फूल कुशी के कुछ तो चुन ले, दया धर्म के ख्वाब तो बुन ले, दया धर्म के ख्वाब तो बुन ले, मानव जन्म मुश्किल से मिलता, बाद में फिर पछताएगा, कर ले सबसे प्रीत रे बंदे, साथ तेरे क्या जाएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, कर ले सबसे प्रीत रे बंदे, साथ तेरे क्या जाएगा, कर ले सबसे प्रीत रे बंदे, साथ तेरे क्या जाएगा। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना लोकेश जी। ये थे हमारे साथ शिक्षक साहित्यकार लोकेश आज़ाद जी, ये कापरेन से पधारे। इन्होंने साहित्य क्षेत्र में जो रचनाएं लिखी वो आप तक पहुंचाई। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आदरणीय देवकी दर्पण जी का भी और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।